Welcome to History Dreamer. Today we will learn about modern education of British India. Education in India developed through two phases. First was colonial India, second was independent India. But in this video we will discuss only colonial Indian education, which was developed by Britishers. For the first time, the Britishers they were trying to educate the Indians through English education only to make them learned, to help and to assist them for the smooth running of their administration. That's why they introduced education, and they also for the promotion of education they also changes many things, many features of education also. Okay. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमें यहाँ से देखना है कि जो मॉडर्न एजुकेशन जो था ब्रिटिश इंडिया में, तो ब्रिटिश इंडिया का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या था. तो वो चाहते थे कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वो लोग एजुकेट करेंगे और वो लोग इंग्लिश सीख कर बाद में उनको एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करेंगे. दैट्स वाई दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एज ए मीडियम. सो तो और भी वहाँ पे दो ग्रुप टाइप के थॉट्स के लोग थे, जो कि उनका कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों का सोच था कि हम लोग जब ब्रिटिश एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं तो ये तो असिस्ट तो करेगा, लेकिन हम लोग आके दूसरे के देश में आके शासन कर रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा उनका रीजनल लैंग्वेज में भी उन लोगों को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज को भी थोड़ा ग्रो करना चाहिए. और कुछ लोग थे कि नहीं, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ देयर एजुकेशनल प्रमोशन. तो बाद में जैसे उन लोगों को सपोर्ट मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट मिले, तो ऐसे भी कर रहे थे. तो ऐसे ही हम लोग का जो वारेन हेस्टिंग थे उनके टाइम में वो पहले फर्स्ट टाइम के लिए कलकत्ता मदरसा बनाए, इस्टेब्लिश्ड किए, जो कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ को पढ़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा मुस्लिम लॉ हो कि हिंदू लॉ हो उसको भी तो समझना है, क्योंकि वो लोग देश को आए हैं, शासन जब करेंगे तो इन लोगों के बारे में भी थोड़ा उनको जानना चाहिए. तो वो लोग क्या कहना, मुस्लिम मदरसा बनाए जो कि 1781 में बाय वारेन हेस्टिंग के द्वारा, और क्या करने के लिए ना, मुस्लिम लॉ को पढ़ने के लिए. और फिर क्या है, एक चीज़ बनाए आफ्टर 10 ईयर्स के बाद 1791 में द संस्कृत कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जनार्दन दनकान. तो ये जनार्दन दनकान जो आए तो वो एक संस्कृत कॉलेज बनाए जो कि 1791 में था, जो कि हिंदू लॉ और फिलोसफी पढ़ेगा. तो पढ़ने से उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगी. तो फिर देन नेक्स्ट टाइम क्या किया ना, वो लोग फिर और एक क्या किया ना, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, वह सेटअप बाय वेलेस्ली इन 1800 फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग और एक कॉलेज बनाए जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया. और उसके साथ यहाँ पे बीच में और एक चीज़ है जो कि 1784 में यहाँ पे 1784 में वो लोग एस्थेटिक विलियम जोन्स के द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बना, जिसका मतलब था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया. तो उसका मतलब क्या था कि एशिया सोसाइटी, लोग यूरोप से आए थे, एशिया सोसाइटी का बहुत सारा जो ट्रेडिशन है, फिलोसफी है, उसको आराम से वो लोग पढ़ेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसमें हकीकत में क्या है, उसमें क्या चीज़ है, वो लोग का फिलोसफी क्या है, तो उसको पढ़ने के लिए वो लोग बनाए थे. और यहाँ पे विल्किंस के द्वारा गीता भी जो था, भगवद गीता, वो भी ट्रांसलेट किया गया था. तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग को चार्टर एक्ट को देखना पड़ेगा, जो कि चार्टर एक्ट पास हुआ था ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 1813 में चार्टर एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था. तो उसका रूल्स क्या था, तो फर्स्ट जो रूल था, अलाउ टू क्रिश्चियन मिशनरीज, जो हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन लोगों को अलाउ किया गया. क्यों? क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो वो लोग क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और क्या करेंगे ना, वो लोग इंग्लिश में अपना एजुकेशन और अपना क्रिश्चियनिटी का जो फिलोसफी को स्प्रेड करेंगे और अपना रिलीजन भी स्प्रेड होगा. और उसके साथ में कुछ इंडियंस भी, वो लोग दे विल बी द सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स. और क्या है, एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड. किसका ट्रेड ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली को कमा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली को, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी में ही ट्रेड कर रहा था भारत के साथ, तो उसका मोनोपोली बहुत बढ़ गया था, एक चटिया कारोबार कर रहा था. तो उसको बंद करके वहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनी को अलाउ किया गया
कि वो लोग जाके वहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे बहुत सारा हेल्प में मतलब बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और बहुत सारा बुलियंस के आकार में बहुत सारा धन दौलत भी आ रहा है, वेल्थ वो लोग अकुमुलेशन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वो लोग क्या करें, सपोर्ट किए और भी कंपनी को अलाउ कर दिए। तो फिर नेक्स्ट जो होता है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। 1 लाख फॉर द एजुकेशन, 1 लाख रुपये दिया गया जो कि एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में। तो ये जो होता है सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो यहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप थे, एक है ओरिएंटलिस्ट और एक है एंग्लिसिस्ट। कंट्रोवर्सी यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1 लाख रुपये को लेके। कोई बोला कि हम लोग क्या एजुकेशन स्प्रेड करना चाहिए, और एक ग्रुप ऑफ पीपल वो बोले कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, द ओरिएंटलिस्ट सेट, ओरिएंटलिस्ट जो हैं जो कि जो इंडिया को सपोर्ट करते थे, इंडिया के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग बोले द ओरिएंटलिस्ट सेड व्हाइल वेस्टर्न साइंसेस एंड लिटरेचर शुड बी टॉट टू प्रिपेयर on students to take up jobs, emphasis should be placed on expansion of traditional Indian learning। तो वो बोले कि इंडियन लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश ओनली फॉर जॉब और बाहर देश के लिए और जॉब लेने के लिए उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बहुत को सपोर्ट किए। लेकिन यहाँ पे जो थे एंग्लिसिस्ट जो थे, वो लोग बोले एंग्लिसिस्ट वेयर डिवाइडेड ओवर द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए, मीडियम कौन सा होना चाहिए। नो 1 फ्रैक्शन वाज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम वाइल द अदर फ्रैक्शन वाज फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस। एक फ्रैक्शन बोल रहे थे कि इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी प्रमोटेड, जो कि वो मीडियम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लोग रह रहे हैं तो उनको और भी इजी होगा। और जो कुछ लोग थे जो कि एंग्लिसिस्ट के ग्रुप जो थे, वो लोग बोले कि नहीं, उनका थोड़ा से हम लोग को ज़्यादा से इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए इंग्लिश जो इंडियन लैंग्वेज है उसको, और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो मीडियम होने से और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ मैंने बोथ ग्रुप बोले। यहाँ पे एक ग्रुप बोला कि जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए इंग्लिश, और प्रमोटिंग लैंग्वेज तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिसिस्ट में भी 2 ग्रुप में एक ग्रुप बोला कि नहीं, वर्नाकुलर लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड, अनदर ग्रुप ऑफ पीपल दे सेड इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है लॉर्ड मैकाउले माइन्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1835 में बाय लॉर्ड मैकाउले के द्वारा ये स्प्रेड किया गया था। द स्पेंडिंग ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, मैकाउले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन नॉट ओरिएंटल एजुकेशन। ये एक इतना रिजिड इंसान था, वो बोला कि ओनली वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, नॉट ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन के लिए स्प्रेड नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है कोर्स ऑफ कॉलेजेस दैट ही एडवोकेटेड फॉर द क्लोजर ऑफ ऑल कॉलेजेस दैट टॉट ओनली ईस्टर्न फिलोसफी एंड सब्जेक्ट्स। मतलब वो ट्राई किए जो कि जहाँ पे भी ईस्टर्न फिलोसफी, मतलब ये जो भारतीय फिलोसफी, ओरिएंटलिस्ट फिलोसफी एंड सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है, तो उसको स्टॉप कर देंगे। जहाँ पे ही पढ़ाया जा रहा है उसको स्टॉप करेंगे। ही इम्पैक्टेड द नॉलेज शटिंग डाउन ऑफ ऑल कॉलेजेस वेयर ओनली ईस्टर्न फिलोसफी एंड सब्जेक्ट्स वेयर टॉट। मतलब जहाँ जहाँ पे भी पढ़ा हो रहा है, मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो उसको वो लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या था? ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एजुकेट ओनली ए फ्यू इंडियंस, ओनली थोड़ा सा, क्योंकि उनका भी ज़्यादा खर्च होता था ना, तो इसलिए वो बोलते थे कि बहुत कम माने ग्रुप के पीपल को, जो कि ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एडवोकेट ओनली फ्यू इंडियंस, ओनली थोड़ा सी इंडियंस को इंग्लिश सीखा जाएगा, हु would then educate the rest of the population. This is referred to as the downward filtration theory। मतलब only for the group of people को सिर्फ एजुकेशन दिया जाएगा, और वो रेस्ट जो है उनको वो लोग शिक्षा देंगे। और क्या था ना, इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट। इंडियन, उनका ब्लड इंडियन होगा, कलर उनका इंडियन होगा, बट वो लोग टेस्ट जो है उनका, मतलब पहनने में, बोलने में, करने में, हर चीज़ टेस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स का होगा, वह ब्रिटिश होगा। ही विश टू क्रिएट ए पूल ऑफ इंडियंस कैपेबल सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग लॉयल टू देम। दिस ग्रुप वुड बी इंडियन बाय ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो वो बोले कि ऐसे ग्रुप को हम लोग तैयार करेंगे जो कि
पूरा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा, ब्रिटिशर्स को साथ लॉयल रहेगा, और उनका टेस्ट होगा पूरा ब्रिटिश का, उनका ओपिनियंस होगा ब्रिटिश का, मोरल्स होगा ब्रिटिश का, इंटेलेक्ट होगा ब्रिटिश का। देन है वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में बोला गया था। 1854 में वुड्स डिस्पैच जो है कि प्राइमरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। तो एक क्या क्या कौन सा चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था? प्राइमरी एजुकेशन को, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज टू बी प्रमोटेड, वर्नाकुलर जो आंचलिक भाषा प्रमोट किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू सेट ऑफ इन एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस में एक एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक गवर्नमेंट स्कूल भी प्रोवाइड किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया, मतलब सिस्टमेटिकली कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा क्या पढ़ा होएगा, उनका टाइम पीरियड कैसा रहेगा, मतलब इसके बाद जैसे कि LKG में क्या पढ़ाया होगा, UKG में, वो तो वहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं था, बट ऐसे ही प्राइमरी स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, थर्ड क्लास में, ऐसा सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन वाज प्रमोटेड बाय हिम। एंड ऑल्सो हायर एजुकेशन में क्या क्या होगा, तो हायर एजुकेशन को भी वो प्रमोट किए, जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड इन बिग सिटीज़ लाइक बम्बे, मैड्रास एंड कलकत्ता में ऐसे टाइप का यूनिवर्सिटी बनेगा जिसका मॉडल लंदन यूनिवर्सिटी के जैसे होगा। और सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द इंडियंस। उसके बाद है वुमेंस, जो है वुमेंस एजुकेशन, प्रमोटेड फीमेल एजुकेशन ऑन ऑल लेवल्स। और हायर की इन एजुकेशन वाज सिस्टमेटाइज्ड, जो कि कैसे पढ़ा होगा, मतलब हायर की कैसा रहेगा, पहले प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस होगा बटम लेवल में, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल में, थोड़ा से इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज मिला हुआ हाई स्कूल में, एफिलेटेड कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में एफिलेटेड टाइप का कॉलेज बनेगा, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी इन द प्रेसिडेंटेड टाउन्स, जो टाउन्स में सब यूनिवर्सिटी बनेगा वो भी एफिलेटिंग टू ब्रिटिशर्स। उसके बाद होता है इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश विल बी द मीडियम टू प्रोवाइड द एजुकेशन। एंड सेकेंड लास्ट वन इज वर्नाकुलर एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन वाज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द कॉमन मैसेस, जो कॉमन मैसेस जो बोल रहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेज टू बी प्रमोटेड एट प्राइमरी लेवल, ओनली प्राइमरी लेवल में वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रोवाइड किया जाएगा। यहीं पे देखो, यहाँ पे एक आता होगा माइंड को, जो कैसे वर्नाकुलर को फिर अलाउ कैसे किए, क्योंकि वो जो एंग्लिसिस्ट में जो बोली पहले इसमें स्लाइड में, जो कि एंग्लिसिस्ट और जो ओरिएंटलिस्ट के बीच में जब झगड़ा हुआ, तो वो दोनों के बीच में जब ऐसे कंट्रोवर्सी आया, तो वो लोग क्या किए ना, वो जो 1 लाख रुपये जो आया था वो लौट गया। तो उसके बाद क्या होना, जब सिस्टम जब देखे तो गवर्नमेंट फिर अलाउ किया कि नहीं, कुछ बात उनका भी सुनना पड़ेगा, जो कि ओरिएंटलिस्ट का जो थॉट है, क्योंकि वो लोग के देश में हम लोग शासन कर रहे हैं, उनका मोरालिटी की नज़र से वो लोग फिर चेंज किए सिस्टम को। उसके बाद थोड़ा से ज़्यादा भी नहीं, तो टीचर्स ट्रेनिंग, जो टीचर्स ट्रेनिंग है ये भी प्रमोटेड किया गया, क्योंकि टीचर जब ट्रेनिंग नहीं पाएगा तो कैसे पढ़ाएगा बोलो। प्रमोशन एंड ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स, सेकुलर एजुकेशन टू बी प्रमोटेड, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, एंड ग्रांटिंग एड टू एनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइज, जो बहुत सारे जो प्राइवेट इंटरप्राइज को देने के लिए ग्रांट्स इन एड आल्सो एनकरेज किया गया, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा से एजुकेशन में प्रमोशन नहीं होगा, एजुकेशन और ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए। और इसका इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच क्या था, द फॉलोइंग, मैं इसे पढ़ लेती हूँ आपको समझ आ जाएगा। एक है द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स वेयर रिफ्लेक्टेड पोस्ट चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज वेयर सेटअप इन 1857, इन ऑल प्रोविंसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वेयर सेटअप, जो डिमांड था वो डिमांड पूरा भी हुआ। और यहाँ पे देखो बेंथ्यून स्कूल, जो कुछ जिसे बोला जाता है फाउंडेड बाय JED बेंथ्यून, वाज स्टार्टेड फॉर वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए बेंथ्यून स्कूल भी बना, किसके द्वारा, JED बेंथ्यून के द्वारा। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा, पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार में, एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की में, वो भी स्टार्टेड हो गया इस टाइम में।
उर्स डिस्पैच के बाद तो ब्रिटिश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा कहाँ पे, पूसा कहाँ पे, बिहार में, कहाँ से, मतलब कब ये इसका प्रमोशन हुआ था, कब ये खुला था, तो उसका टाइम होता है उर्स डिस्पैच का जो रिजल्ट था उसमें। तो फिर ब्रिटिश इंडिया विटनेस्ड रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम विथ यूरोपियन हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। उसके बाद बहुत सारा स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे और लेक्चर जो प्रिंसिपल्स और जो टीचर्स थे वो लोग सब ब्रिटिश मतलब वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट किए और वो लोग भी यूरोपियन हेडमास्टर्स रहे। और फिर क्या, हंटर कमीशन जो कि 1883 में आया था, जिसे बोलते हैं इन 1882 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, एक कमीशन बैठा गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि W हंटर के द्वारा, माने वो उसमें थे हेड होके, टू रिव्यू द कंट्रीज एजुकेशनल प्रोग्रेस सिंस द डिस्पैच ऑफ 1854। जब 1854 का डिस्पैच के बाद और कैसे सिस्टम चला है एजुकेशन में, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, तो वो क्या किया ना, हंटर कमीशन को बिठाए, हंटर कमीशन को भेजे कि तू कुछ देख के रिकमेंड कर कौन सा चीज़ चेंज होगा और कौन सा चीज़ चेंज नहीं होगा। तो उसका रिकमेंडेशन जो था वो फोकस था किसके ऊपर ना, प्राइमरीली ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, पूरा बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फासिस दिया गया था। तो क्या क्या एम्फासिस दिया था, एम्फासाइज्ड द इम्पोर्टेंस of the state's special care in the extension and improvement of primary education and that primary education should be imparted in vernacular। ये बोला क्या, प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन बोथ के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया। वो बोला कि प्राइमरी एजुकेशन पूरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में इम्पार्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ना, उनको इंस्ट्रक्शन जब इंग्लिश में दिया जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में जब दिया जाएगा तो उनका नॉलेज बढ़ेगा। हमको नॉलेज बढ़ाना है, ना कि इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देना है। तो फिर it was suggested that control of primary education be transferred to newly formed district and municipal boards। जो नया जो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है और म्यूनसिपल बोर्ड से वो लोग कंट्रोल करें प्राइमरी एजुकेशन को, ठीक है। और क्या है ना, ड्यू अटेंशन टू इनएडिक्वेट फीमेल एजुकेशन फैसिलिटीज़, फीमेल एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं दिया गया था। बोला गया था कि फीमेल एजुकेशन दिया जाएगा लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं था, पर्टिकुलरली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो टाउन्स के दूर और प्रेसिडेंसी के बाहर जो वुमेन को इतना सारा प्रायोरिटी या उनका इतना सारा फैसिलिटीज़ नहीं दिया गया था। मेड रिकमेंडेशन फॉर देयर एक्सपांशन, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये रिकमेंड किया। उसके बाद क्या है, लिटरेट कैंडिडेट्स वेयर गिवन, जो एजुकेटेड जो थे, लिटरेट मतलब जो लिखना पढ़ना जानते थे, कैंडिडेट्स वेर गिवन प्रेफरेंस फॉर लोअर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइमरी स्कूल्स इन अनडिजर्व्ड एरियाज वेयर एक्सपैंडेड। जोन से जगह में प्राइमरी एजुकेशन नहीं था वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन को खोला। और लिटरेट कैंडिडेट्स जो थे वेर गिवन द प्रेफरेंस फॉर लोअर लेवल गवर्नमेंट जॉब, थोड़ा उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रायोरिटी दिया गया। जो ये थे लिटरेट लोग थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स वेयर इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को उनके हाथ में दिया गया, डिस्ट्रिक्ट के इसमें और म्यूनसिपल बोर्ड्स के हाथ में, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था। तो फिर द फंड्स वेयर डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन एरियाज टू प्रिवेंट फंड्स डेजिग्नेटेड फॉर रूरल स्कूल्स फॉर बीइंग मिसअप्रोप्रिएटेड बाय अर्बन स्कूल्स। तो यहाँ पे फंड्स भी डिवाइड कर दिया गया, रूरल को कितना दिया जाएगा और अर्बन को किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी अर्बन वाले रूरल को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो पैसा करप्टेड हो जाता था। प्राइवेट पार्टीज वेयर टू एस्टैब्लिश सेकेंडरी स्कूल्स विद फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सेकेंडरी एजुकेशन जो सेकेंडरी स्कूल भी बनेगा और कहाँ से, प्राइवेट पार्टीज के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट फंड्स देगा। टू गाइड सच प्राइवेट स्कूल्स मॉडल स्कूल्स फुल्ली रन बाय गवर्नमेंट वेयर टू बी एस्टैब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में फुल्ली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलता हुआ मॉडल स्कूल सब, वो पूरा किसके नज़र में रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के नज़र में, ईच डिस्ट्रिक्ट के नज़र में रहेगा। तो फिर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम वेयर अल्सो रिवाइज्ड। सेकेंडरी स्कूल करिकुला हमेशा के लिए रिवाइज्ड हो रहा था विथ एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज बीइंग डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। बहुत सारा ब्रांचेस में भी डिवाइड किया गया था फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रमोटिंग गुड एजुकेशन टू कॉमन पीपल्स। फिर
मिशनरी स्कूल्स वेयर डिस्करेज्ड, जो मिशनरी स्कूल था उसको डिस्करेज्ड किया गया. एंड द राज एनकरेज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट स्कूल सिस्टम. तो जो मिशनरी स्कूल था उसको क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा था ना, तो इसके लिए मिशनरी स्कूल को डिस्करेज किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एजुकेशन व प्राइवेट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया क्योंकि उसमें फ़ायदा है. तो स्पेशल अटेंशन वाज सपोज टू बी पेड टू द एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेंस एजुकेशन. वुमेंस एंड गर्ल्स एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया हंटर कमीशन में. फिर देखते हैं यहाँ पे जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1914, इट्स रिकमेंडेशन. ओके, its recommendation. And in 1902, Raleigh Commission was set up to go into conditions and prospects of universities in India and to suggest मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग. और उनका जो भी एजुकेशन सिस्टम था, वो एजुकेशन सिस्टम और स्कूल्स में जो भी प्रॉब्लम है, तो राले कमीशन को इन 1902 में बैठाया गया था कि वो बोला कि तुम लोग कुछ रिकमेंडेशन दो. तो यहाँ पे रिकमेंडेशन मिला और उसको यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ. जब मतलब ये अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ 1902 राले कमीशन, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड एंड इट हैज़ द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. That was universities were to place a greater emphasis on education and research. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा रिसर्च को. और फिर क्या, द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ फेलोज एंड देयर टर्म्स ऑफ ऑफिस वेयर रिड्यूस्ड. और जो यूनिवर्सिटी में जो रहते थे उनका जो टर्म्स था, बहुत साल वो रहते थे, तो उनका रिड्यूस हो गया. एंड द मेजोरिटी ऑफ फेलोज वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा वो लोग नॉमिनेटेड होंगे और उसके बाद वो वहाँ पे रहेंगे. पहले क्या, वो पूरा मतलब बहुत साल वहाँ पे रहते थे, वो अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए. उसके बाद द गवर्नमेंट वाज टू हैव द अथॉरिटी टू वीटो यूनिवर्सिटी सीनेट रेगुलेशंस एंड टू अमेंड और पास रेगुलेशन ऑफ इट ऑन इट्स ओन. तो ये सीनेट एक बैठा, गवर्नमेंट वाज टू हैव द अथॉरिटी टू वीटो यूनिवर्सिटी सीनेट. यूनिवर्सिटी सीनेट को वीटो देने का पावर गवर्नमेंट का था और उसको अमेंड करने का भी पावर था और रेगुलेशंस भी करने का पावर था. कंडीशंस फॉर द एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस वेयर टू बी टाइटेंड. कंडीशंस फॉर एफिलेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेज को जो एफिलेट करने के लिए वो पूरा टाइट किया गया. एंड ए 5-year ग्रांट ऑफ 5 लाख रुपीज़ वाज टू बी मेड अवेलेबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी. 5 लाख रुपया पर ईयर 5 ईयर के लिए प्रोवाइड किया गया, जो कि वाज टू बी मेड अवेलेबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन और हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए 5 लाख रुपये पर ईयर 5 ईयर के लिए प्रोवाइड किया गया. फिर देखते हैं गवर्नमेंट रिवोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, सॉरी, दिस इज द मिस्टेक, दिस इज रिजोल्यूशन. In its 1913 resolution on education policy, the government refused to take off the responsibility of compulsory education. 1913 का रिजोल्यूशन में एजुकेशन के ऊपर रिजोल्यूशन में बोला, द गवर्नमेंट वो रिफ्यूज कर दिया कि वो प्राइमरी एजुकेशन व कंपलसरी एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बट एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिमूवल इलिटरेसी एंड ऑर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू टेक अर्ली स्टेप्स टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन टू द पुअरर एंड मोर बैकवर्ड सेक्शन. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कि कंपलसरी एजुकेशन देगा, लेकिन वो एक्सेप्ट किया जो पॉलिसी की वो पूरा रिमूव कर देगा. जो इलिटरेसी है हमारे भारत में, यानी कि जो हमारे जो प्रोविंसेस में इलिटरेसी को पूरा बंद करेगा और मतलब ख़त्म कर देगा, पूरा रिमूव कर देगा. और अर्ज टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अर्ज किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने सब थे गवर्नमेंट्स, टू टेक अर्ली स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स लो टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन. जो प्राइमरी जो एजुकेशन है, पहला एजुकेशन, उसको फ्री में देने के लिए, ठीक है, और जो गरीब है और जो बैकवर्ड है. उसके बाद सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन. सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ये था कब, इन 1917 में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कमीशन टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी. जो कि 1917 में जो गवर्नमेंट अपॉइंट किया था कमीशन, वो कमीशन का मतलब कमीशन को बोला गया था कुछ रिकमेंडेशन करने के लिए, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम है उसको सुधारेंगे और रिकमेंड करेंगे. तो डॉक्टर मिखाइल ई सैडलर, जो कि वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, वॉज अपॉइंटेड इट्स चेयरमैन. जो कि उसका चेयरमैन बने थे, कहाँ के, इस सैडलर कमीशन के
क्या बने थे, चेयरमैन बने थे। द कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स नेमली सर आशुतोष मुखर्जी, जो कि कमीशन के जो इंडियन मेंबर थे वो थे नेमली सर आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद, और एक क्या थे, तो ये थे। तो while the Hunter Commission had reported the problems of secondary education and the University Commission of 1902 mainly on different aspects of university education, the Sadler Commission reviewed the entire field from school education to university education। वो बोला जो हंटर कमीशन जो था वो जो बोला था जो प्रॉब्लम्स सेकेंडरी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स था जो यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1902 के मुताबिक बताया था, वो डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बताया था, यूनिवर्सिटी का एस्पेक्ट के बारे में बताया था। लेकिन सैडलर कमीशन पूरा रिव्यू किया और एंटायर फील्ड को फ्रॉम स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक और पूरा सबको रिव्यू करके बताया उसका प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन 1902 का और जो था यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 वो इतना नहीं बताया था, इतना डिटेल्स नहीं गया था। उसके बाद सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, तो रिकमेंडेशन जो था द स्कूल कोर्स शुड लास्ट 12 ईयर्स, 12 साल तक स्कूल कोर्सेस रहेगा। स्टूडेंट्स शुड एंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर एन इंटरमीडिएट स्टेज के बाद जो स्टूडेंट जो रहेंगे वो यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज के बाद वो लोग एंट्री करेंगे और स्कूल का कोर्स 12 ईयर्स तक चलेगा। और रादर देन मैट्रिकुलेशन नहीं, वो लोग मैट्रिकुलेशन के बाद नहीं, वो लोग क्या करेंगे इंटरमीडिएट के बाद वो लोग यूनिवर्सिटी में एंट्री करेंगे फॉर ए 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम, लेकिन 3 ईयर्स के लिए दिस वाज डन टू। तो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी स्टेज, इसका क्या क्या सब जो रिकमेंडेशन था, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टेज, रिलीफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ को रिलीव करो नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटीज से के स्टैंडर्ड से, और मतलब जो बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनसे रिलीव करने के लिए बोला गया यूनिवर्सिटी को। मतलब यूनिवर्सिटी से वैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिकुलेशन के बाद लोग घुस जाते थे, बच्चे घुस जाते थे, तो वो बोले कि मैं इंटरमीडिएट के बाद ही वो लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद देखेंगे provide collegiate education to those who do not intend to attend university। provide collegiate education to those who do not intend to attend university, जिसका यूनिवर्सिटी अटेंड करने का मन नहीं है तो उनको कॉलेजिएट का एजुकेशन दिया जाए। ए सेपरेट सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। जो इंटरमीडिएट एजुकेशन के बाद जब वो लोग यूनिवर्सिटी में घुसेंगे तो इंटरमीडिएट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो इंटरमीडिएट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ और उसको बोले कि ए सेपरेट सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए जो कि उनको हेल्प करेगा फॉर द एंटरिंग इनटू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी रेगुलेशन शुड बी लेस रिजिडली फ्रेम्ड, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, जो कि लेस रिजिड में बनाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ स्कैटर्ड एफिलेटेड कॉलेजेस, जो इधर उधर जो स्कैटर्ड वे में जो एफिलेटेड कॉलेजेस था वो सबको एक जगह करो। ए यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन एज ए सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो मैंने जो जितना सारा एफिलेटेड कॉलेजेस है स्कैटर्ड अवस्था में वो सबको एक जगह करेगा कौन, यूनिवर्सिटी, जो कि वो सेंट्रलाइज्ड के हिसाब में काम करेगा। यूनिटरी रेसिडेंशियल टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी के हिसाब में काम करेगा। फीमेल एजुकेशन अप्लाइड टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन and teacher training including that for professional and vocational college should all be प्रायोरिटाइज्ड। तो क्या है ना, फीमेल एजुकेशन अप्लाइड टू साइंटिफिक, माने फीमेल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा और उसके साथ टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली भी वो एजुकेशन को प्रोवाइड करने के साथ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, इंक्लूडिंग दैट फॉर प्रोफेशनल वोकेशनल कॉलेजेस के लिए भी, जो प्रोफेशनल है और वोकेशनल कॉलेजेस के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रायोरिटाइज्ड किया जाएगा। फिर हार्तोग कमेटी जो कि 1929 में हुआ। द हार्तग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द साइमन कमीशन इन 1929 में। साइमन कमीशन का पाया था 1927 में। तो उसका रिकमेंडेशन के
बाद हार्टोग कमेटी बैठा था, बनाया गया था। द हार्टोग कमेटी वॉज एस्टैब्लिश बाय साइमन कमीशन इन 1929 एज एन ऑक्सिलरी कमेटी chaired by Philip Hartog to prepare report on education. The increased number of schools and colleges had resulted in decline of educational standards. मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स थोड़ा से कम कम के जा रहा था, तो इसलिए इसके रिकमेंडेशन में 1927 का जो कमीशन था, साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशन में बना था हार्टोग कमेटी, जो कमेटी जो एजुकेशन सिस्टम का जो स्टैंडर्ड कम रहा है उस स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए उसमें रिकमेंडेड करेगा और उसको डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आएगा कमिटी गिवन प्राइमरी एजुकेशन बट देयर नीड बी नो हैस्टी एक्सपांसन और कंपल्सन इन एजुकेशन। कमिटी गिवन द प्राइमरी एजुकेशन बट देयर नीड बी नो हैस्टी एक्सपांसन, माने ज़्यादा से ज़्यादा खराब उसमें कुछ भी मतलब हैस्टी एक्सपांसन नहीं होगा, कंपल्सन इन एजुकेशन में नहीं होगा। मतलब जो भी दिया जाएगा मतलब जैसे प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। और फिर देखते हैं यहाँ पे उसके बाद क्या है, एनी डिजर्विंग स्टूडेंट्स शुड गो इन फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टेज वाइल एवरेज स्टूडेंट्स शुड बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल कोर्सेज, जिसका बहुत सारा अच्छा स्टैंडर्ड है। डिजर्विंग डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इंटरमीडिएट स्टेज को जाएगा और वाइल एवरेज स्टूडेंट जो रहेगा जिसका स्टैंडर्ड ज़्यादा कम रहेगा वो वोकेशनल एजुकेशन को जाएगा। फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। जब यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो कैसे बच्चे जाएंगे, कितने मार्क्स के बच्चे जाएंगे, इसको जब इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो इम्प्रूवमेंट होगा एजुकेशन का स्टैंडर्ड। फिर देखते हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन इन 1944 में। दैट इज़ द सर्जेंट प्लान वाज द एजुकेशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। मतलब ये जो सर्जन जो थे वो सर्जेंट एजुकेशनल एडवाइजर थे टू द गवर्नमेंट, वाज वर्कड आउट बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944। वो कहाँ पे काम कर रहे थे ना, सेंट्रल एडवाइजरी जो मैंने सेंट्रल जो एडवाइजेबल जो था बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944 के जो एडवाइजर थे वो कौन सा रिकमेंडेड किए द प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 से लेके 6 ईयर्स के एज के ग्रुप के बच्चों के लिए। यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन वो होगा 11 ईयर्स के ग्रुप के लिए, ठीक है। हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 11 से लेकर 17 ईयर्स एज ग्रुप के लिए फॉर सिलेक्टेड चिल्ड्रेन। ए यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर हायर सेकेंडरी के बाद ए यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 ईयर्स का होगा। उसके बाद हाई स्कूल्स टू बी 2 टाइप्स, 2 टाइप का हाई स्कूल्स होगा, एक होगा एकेडमिक और दूसरा होगा टेक्निकल यानी कि वोकेशनल। और 6 नंबर में होगा एडिक्वेट टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन। एडिक्वेट टेक्निकल दिया जाएगा, कमर्शियल भी दिया जाएगा और आर्ट्स एजुकेशन भी दिया जाएगा। अवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्स को उठा दिया गया, जहाँ पे इसको रिमूव कर दिया गया जो कि 1944 के एक्ट में मतलब प्लान में। और लिक्विडेशन ऑफ अडल्ट इलिटरेसी इन 20 ईयर्स, और जो अडल्ट इलिटरेसी था 20 ईयर्स में उसको लिक्विडेशन कर दिया जाएगा। मतलब 20 सर्जन प्लान के 20 ईयर्स तक पूरा मतलब अडल्ट जो इलिटरेसी है, जहाँ जहाँ पे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका मतलब वो लोग इलिटरेट हैं तो उन लोगों को शिक्षा दिया जाएगा। 20 साल के अंदर अंदर वो लोग का डेवलपमेंट बहुत हो जाएगा। तो ये था 1944 तक। इट मीन्स दिस इज़ द कॉलोनियल एजुकेशन। कॉलोनियल एजुकेशन मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं पाया था उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्लस कुछ इंडिया का कंडीशन टर्म्स को देखकर वो लोग डिसीजन लेते थे और एजुकेशन एस्टेब्लिश था, मतलब एजुकेशन का प्रमोशन हो रहा था। लेकिन आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू रिफॉर्म सम एजुकेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम और देन प्रमोट किए हमारा खुद का इंडियन एजुकेशन को, और उसमें रीजनल लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। ये बात की बात है बट उसका क्लासेस मैं बाद में लूँगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो है टॉपिक था मॉडर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जब आप बोलोगे तो फिर से मैं और एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें हमारा कोठारी कमीशन आएगा और हमारा 1948 में आएगा
1949 का आएगा क्या ना, हमारा 48 का हमारा आएगा राधा कृष्णन कमीशन, और 1964 का आएगा हमारा जो कोठारी कमीशन। उसके बाद 1968 का आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 1986 का आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और हमारा 2020 में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है। तो ये सब हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इंडिया में हमारा एजुकेशन प्रमोट किया गया था, और जिसे बोला जाता है कि जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का एजुकेशन। तो दिस वाज माय वीडियो, it will be benefited more to my students, those who are belonging to 5th semester. So